अपनी उपस्थिति मात्र से आसपास के इलाकों में सकारात्मक ऊर्जा को फैलाने वाले ऐसे आदरणीय रमेश भाई ओझा जी अपने कर्तृत्व शक्ति से इस विश्वविद्यालय को नई ऊंचाई तक पहुंचाने का प्रयास किए ऐसे आदरणीय कुलगुरु अमीबेन जी, गृहस्थ होते हुए भी ऋषितुल्य जीवन जीते हुए भारत में स्वदेशी भाव का एक विमर्श स्थापित करने के लिए लंबे समय से और इतना उम्र होने के बाद भी बिना रुके बिना थके कार्यरत ऐसे आदरणीय भगवती प्रकाश जी, शिक्षकों के जीवन में भारतीयता ये दिखना चाहिए, इस दृष्टि से देश भर में प्रवास करते हुए सभी को ऊर्जा देने वाले आत्मीय मित्र श्री लक्ष्मण जी और इस विश्वविद्यालय के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के सदस्य श्रीमान यतीन जी और इस विश्वविद्यालय के परिचय हमारी ऊर्जा और विश्वास बढ़ाने लायक करके दिए ऐसे योगेंद्र जी और 7 दिन से इस आनंदशाला में भाग ले रहे हैं ऐसे देश के विभिन्न राज्यों से आए हुए आदरणीय शिक्षक और बंधु भगिनी, इन सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। भारतीय ज्ञान संपदा और परंपरा, ये दोनों शब्दों का उपयोग हम करते हैं। संपदा स्थिर है, परंपरा चलनशील है। संपदा को परंपरा के रूप में परिवर्तित करने के लिए प्रत्येक सदी में भारत में योगदान देते जा रहे हैं। संपदा परंपरा के रूप में परिवर्तित 9 विधि के कारण होता है। नवधा विधि श्रवणम से शुरू होता है। पहले श्रवण करना चाहिए समझने के लिए। चिंतन, श्रवणम, चिंतनम, अध्ययनम, विश्लेषणम, आत्मावलोकनम, प्रवचनम, निधिध्यासनम, लेखनम, अंत में व्याख्यानम। ये नवधा सूत्र के कारण एक स्टैटिक नॉलेज विल कन्वर्ट इनटू परंपरा। इसीलिए प्रत्येक युग के, प्रत्येक सदी के जो चिंतनशील व्यक्ति हैं, समूह हैं, उनका काम है इसको स्टैटिक रहने नहीं देना है। अपने कार्यकाल में इसको और भी वैल्यू ऐड करते हुए उसको परंपरा के रूप में परिवर्तित करना। परंपरा वैसे नहीं हो सकती। एक निस्वार्थ, धर्मपरायण, सत्यनिष्ठ, छल कपट रहित, परहित में ही आनंद का अनुभव करने वाले ऐसे समान मनस्क कुछ छोटा समूह मिलकर लोक कल्याण का उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कुछ प्रयोग प्रारंभ करते हैं।
वह प्रयोग चलते चलते सफल होता जाता है, कमियों को ध्यान में रखते हुए, कमियों की आपूर्ति करते हुए, उस प्रयोग को आगे बढ़ाते हुए पद्धति का रूप दे देते हैं। प्रयोग पद्धति का रूप धारण करता है। पद्धति और आगे बढ़ते हुए, नया रूप धारण करते हुए, चुनौतियों को सामना करते हुए, कमियों को आपूर्ति करते हुए, सभी से सुझाव लेते हुए, उसको नया रूप देते हुए आगे बढ़ता है, तब वह परंपरा का रूप धारण करता है। परंपरा भी आगे बढ़ती है, आगे बढ़ते बढ़ते और वो संस्कृति का रूप धारण करता है। एक प्रयोग संस्कृति का रूप धारण करने के लिए सैकड़ों वर्ष लगते हैं। इसके लिए तपस्या अवश्य करनी पड़ती है। इसीलिए भारतीय ज्ञान संपदा एक पीढ़ी में विकसित हुई नहीं है, ये लाखों वर्षों की परंपरा है। हम सभी भाग्यशाली हैं ऐसे भारतीय ज्ञान संपदा को परंपरा के रूप में और विकसित करने के लिए हमारा योगदान देने का अवसर हमें प्राप्त है। भारत 3 गुणों के कारण जाना जाता है। एक है पराक्रम, दूसरा है त्याग, तीसरा है ज्ञान। पराक्रम शरीर का प्रतीक होता है, त्याग मन का प्रतीक होता है, ज्ञान बुद्धि का प्रतीक होता है। हम भारत बनना है तो हमको पराक्रमी बनना है, हमको त्यागी बनना है, हमको ज्ञानी बनना है। इन तीनों शब्दों को भारत के रूप में समझते हुए, भारत का स्वरूप को अपनाते हुए हमको भारत बनना आवश्यक है। ये प्रत्येक शब्द में 2 प्रकार के अर्थ होते हैं भारतीय ज्ञान संपदा में। रूढ़िगत अर्थ एक है और रूढ़ि से परे एक अर्थ होता है। जो इंद्रियों के माध्यम से समझा जा सकता है वह रूढ़िगत अर्थ का प्रतीक होता है और उसको अपरा ऐसा कहा जाता है। जब इंद्रियों के परे जाकर विषयों को समझने का प्रयास जो मनुष्य करता है वह अनुभूति के आधार पर होता है। इंद्रियों के द्वारा जिन विषयों को समझा नहीं जा सकता, ऐसे विषयों को समझने के लिए इंद्रियों के परे जाना पड़ता है। इंद्रियों के चौखट में, इंद्रियों के दायरे में वो नहीं आता। इसी के कारण इंद्रियों के द्वारा समझा नहीं जा सकता, वह परा है। भारतीय शिक्षा ये परा और अपरा दोनों का सुंदर समन्वय है। कितना अद्भुत है। इस संसार को समझे बिना हम संसार से परे नहीं हो सकते। जो दिखाई देता है उसको समझे बिना जो नहीं दिखाई देता है उसको समझा नहीं जा सकता। दोनों को हम ज्ञान की दर्जा दी है, दोनों को हमने विद्या की दर्जा दे दी है। भारतीय शिक्षा इन दोनों का सुंदर समन्वय है। एक है समुत्कर्ष, दूसरा है निश्रेयस। समुत्कर्ष भौतिक विकास भी चाहिए, निश्रेयस भौतिकता से परे जाकर भी जो नहीं दिखाई देती है, जो अनुभूति में नहीं आती आसानी से, उसको भी समझते हुए, उसको भी अनुभूति करते हुए हम अपने जीवन का उत्थान को प्राप्त कर लेते हैं। उसको ही
भारतीय ज्ञान संपदा कहा जाता है। पूरा विश्व इतने वर्षों से केवल इंद्रियों के दायरे में जितना है उसको ही सर्वोपरि मानते हुए, इंद्रियों को ही सर्वोपरि मानते हुए जीता है। इंद्रियों के परे जाने का सोच भी वो नहीं कर सकते। इंद्रियों के परे यदि आप नहीं जाते तो विश्व कल्याण संभव नहीं है। आज विश्व जितने भी संकटों को झेल रहा है, उसको संकटों से मुक्त करना है तो इंद्रियों के परे जाते हुए उस ज्ञान को जब तक परा को समझते नहीं है तब तक विश्व का कल्याण संभव नहीं है। इसको विमर्श के रूप में हमको स्थापित करना है, इसको व्यावहारिक धरातल पर उतारना है, केवल पुस्तकों के अंदर या ज्ञान के स्तर पर उसको रहने नहीं देना है। हम बहुत श्रद्धालु हैं, बहुत भावुकता से भरा हुआ समाज है। भगवद गीता को भगवा रंग के कपड़े में लपेट के भगवान के सामने रखकर रोज पूजा करेंगे, लेकिन एक भी श्लोक का समझना और जीवन में उतारने का प्रयास नहीं करेंगे। यदि करते तो भारत अब तक विश्वगुरु बन जाता। लेकिन आज एक संधि काल में भारत गुजरते जा रहा है, करवट बदल रहा है, अपने आप को समझने का प्रयास कर रहा है, जग रहा है। ऐसे समय में हम भी स्वस्थ हैं, हम मनुष्य हैं, स्वस्थ हैं, शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, इसीलिए हम सभी परम भाग्यशाली हैं। भारत को इस श्रेष्ठ ज्ञान से अवगत कराते हुए विश्व कल्याण करने की भूमिका निभाने का एक अनमोल अवसर हमारे सामने उपस्थित है। इसका सदुपयोग हम सभी करना चाहिए। ऐसे करने के लिए एक एक शब्द को भी व्यावहारिक धरातल पर उसको विमर्श के रूप में स्थापित करने का राष्ट्र कार्य हम सबको करना है, ये हम सभी का कर्तव्य है। 1, 2, 3 मैं आपके सामने रख के मेरा वक्तव्य को समाप्त कर देता हूं। पहला है राष्ट्र। हम सभी राष्ट्र को नेशन के रूप में उपयोग करते हैं। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, विद्वानों को, हम राष्ट्र को राष्ट्र के रूप में ही शब्द का उपयोग करें। राष्ट्र किसी भाषा में, दुनिया में, विश्व के किसी भाषा में अनुवाद नहीं किया जा सकता। राष्ट्र राष्ट्र ही है। नेशन एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के कारण उपजा हुआ एक सीमित अर्थ का शब्द है। नेशन का मतलब होता है समान जाति, समान भाषा, समान धर्म के लोग एकत्रित आते हुए एक भूखंड में जीने वाले लोग नेशन बनते हैं। उसके विपरीत है राष्ट्र। एक विशिष्ट पृष्ठभूमि के आधार पर उपजा हुआ यह नेशन राष्ट्र का समान नहीं हो सकता। राष्ट्र की संकल्पना से अचूत वह लोग भारत में आए, इस राष्ट्र को समझने का प्रयास किया, समझ नहीं पाए। जो समझ था उसी के साथ वो जोड़ दिए, इसका नेशन बना दिया। आज भी हम बौद्धिक गुलामीपन का अनुभूति करते हुए आज भी हम नेशन का शब्द उपयोग करते हैं। हम आप सभी को विनम्र अनुरोध करता हूँ, करबद्ध प्रार्थना करता हूँ, इसका गहन अध्ययन करते हुए इसके बाद राष्ट्र का शब्द का उपयोग ही करें। लंबा चौड़ा विषय है, उसका स्पर्श मात्र मैंने किया। धर्म किसी देश की, विश्व के किसी भाषा में अनुवाद नहीं किया जा सकता। धर्म धर्म ही है। अत्यंत दुर्भाग्य का
का विषय है कि धर्म को हमने रिलीजन बना दिया। इसीलिए चिल्लाया जाता है कि शिक्षा में धर्म का प्रवेश ना हो, राजनीति में धर्म का प्रवेश ना हो। हाँ, धर्म वो रिलीजन समझ के बात कर रहे हैं। धर्म रिलीजन नहीं है। रिलीजन का अनुवाद धर्म नहीं किया जा सकता। रिलीजन एक विशिष्ट परिस्थिति के कारण उपजा हुआ शब्द है, वो भारत के साथ नहीं जुड़ सकता है। इसीलिए रिलीजन ही है, धर्म ही है। जोड़ने का संकल्प केवल भारत में ही निर्माण हुआ है। धर्म जोड़ता है, उपासना पद्धति से जुड़ा हुआ शब्द धर्म नहीं है। पूजा पद्धति नहीं है, उपासना पद्धति नहीं है, आरती नहीं है, प्रसाद नैवेद्य नहीं है। जो रिलीजन को, मता पंथ का बाहरी लक्षण को वो दर्शाता नहीं है। धर्म एक नियम है, नियमों का गुच्छ है। जिन नियमों को पालन करने से पशुत्व से मनुष्य आकार के यह पशु मनुष्य बनने की दिशा में आगे बढ़ता है और मानव मनुष्य से देवता बनने की दिशा में आगे बढ़ता है और देवता से प्रत्यक्ष भगवान नर नारायण बन सकता है। ऐसे बनने के लिए जिस प्रकार जीना चाहिए, जिस नियमों के साथ जीना चाहिए, जिस नियमों को जीवन में उतारना चाहिए, उन नियमों को धर्म कहा जाता है। धारयति इति धर्मः, जोड़ता है, आपस में हम सभी को जोड़ता है। ऐसे पशु पक्षियों के हमको जोड़ता है, पौधों से जोड़ता है, जड़ चेतना जीव निर्जीव सब से जोड़ता है। ऐसे जोड़ते हुए परमात्मा से हमको जोड़ देता है। सोच नहीं सकते, भारत के बाहर इसको सोचा नहीं जा सकता। इसको समझाना बहुत आवश्यक है, विमर्श स्थापित करना आवश्यक है। धर्म अमूर्त है और जब वह मूर्त रूप धारण करता है तब वह संस्कृति कहलाती है। इसीलिए धर्म को संस्कृति के रूप में परिवर्तित करने के लिए ऐसे छल कपट रहित सत्यनिष्ठ धर्म परायण निस्वार्थ परहित में ही आनंद का अनुभव करने वाले लोग प्रयोग के रूप में कुछ लोक कल्याण का कार्य प्रारंभ करते हुए धर्म के आधार पर इसको संस्कृति तक ले जाते हैं। इसीलिए संस्कृति कल्चर नहीं हो सकता, धर्म रिलीजन नहीं हो सकता। इसीलिए मैं आप सबसे विनम्र प्रार्थना करता हूं, इन शब्दों का उपयोग सही ढंग से करते हुए राष्ट्र धर्म संस्कृति इन तीनों शब्दों का सही विमर्श स्थापित करने का प्रयास हम सभी के माध्यम से हो। प्रकृति के साथ जीते हुए, प्रकृति के साथ साथ जीते हुए ही हम प्रकृति के परे जा सकते हैं। अमृतकाल संधि काल है, इट इज ए ट्रांसिशन पीरियड। संधि काल में लोग भ्रमित होना स्वाभाविक है। उजाला हुआ नहीं है और अंधकार समाप्त भी नहीं हुआ है, इसका बीच का समय है, मध्य का समय है। इसीलिए वह समय भ्रमित करने वाला है, दूसरों को कष्ट देने वाला, विनाश करने की इच्छा रखने वाले ऐसे अधर्मी लोग मनुष्य समूह को, मानव समूह को भ्रमित करने के लिए इस संधि काल का उपयोग करते हैं। ऐसे लोगों को कम्युनिस्ट कहा जाता है। निष्ठा कमी होती है, इसीलिए कम्युनिस्ट कहा जाता है। उनको विजय की आकांक्षा नहीं होती, विनाश की आकांक्षा होती है।
ऐसे लोग समाज को, आम जनता को भ्रमित करने की धृष्टता करते हैं। ऐसे लोगों से समाज को बचाते हुए सही दिशा, वास्तविकता का अनुभूति समाज को हो, इसीलिए व्यावहारिक धरातल पर, ग्राउंड जीरो पर विमर्श स्थापित करने के लिए जो कुछ भी करना चाहिए वो सभी हमको करना है। इसीलिए दयानंद सरस्वती जी ने जब आक्रमण हुआ था उस समय उन्होंने he gave a clarion call, go back to the Vedas, go back to the roots, go back to the Vedas, जड़ों से जुड़िए, नहीं तो उखाड़ कर फेंका जाएगा। इतना तूफान आ रहा है, इस तूफान से बचना है तो जड़ों से जुड़े रहिए। जिनकी जड़ें आध्यात्मिकता से जमे हुए रहते हैं वो किसी प्रकार के तूफान आ जाए वो उखाड़ नहीं सकते। इसीलिए दयानंद सरस्वती जी ने एक आह्वान दिया, गो बैक टू द वेदास। गीता में कृष्ण कहता है दूसरे अध्याय में, निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेमात्मवान। स्वामी रंगनाथानंद जी इस पंक्ति का उल्लेख करते हुए उसका इंटरप्रेट करते हैं, गो बियॉन्ड द वेदास। एक वेद को लटकते हुए मत रहो। एक कहता है गो बैक टू द वेदास, दूसरा कहता है गो बियॉन्ड द वेदास। If you don't go to the Vedas back, you cannot go beyond the Vedas. सबको प्रणाम।